हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रिया शरीर और एनसीआईएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो तीसरा चैप्टर है हमारे क्रिया शरीर में वो है त्रिदोष। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जनरल डिस्क्रिप्शन त्रिदोष का, फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन ऋतु, दोष, रस, गुण, फिर उसके बाद देखेंगे हम बायोलॉजिकल रिदम, सीजनल रिदम और फूड इनटेक। और इसके अलावा फिर हमारा अगला टॉपिक होगा रोल ऑफ दोषा इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति और प्रकृति ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इन मेंटेनिंग ऑफ हेल्थ। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्राकृत और वैकृत दोष। ठीक है, हमारे एनसीआईएसएम के सिलेबस में ये तीसरा चैप्टर है और हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने जनरल डिस्क्रिप्शन की ओर। तो त्रिदोष क्या होता है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारी क्रिया शरीर की सबसे पहली वाली वीडियो थी, उस वाली वीडियो में हमने त्रिदोष का थोड़ा सा परिचय दिया था, वात, पित्त और कफ का। और जब हम अष्टांग पढ़ रहे थे तब हमने वात, पित्त और कफ के बारे में थोड़ा और परिचय दिया था। अभी हम फिर से एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं बस। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो पुरानी वाली वीडियोज़ देख लो, नहीं तो साथ में चलते चलो। इसके आगे भी हमारे पास वात, पित्त, कफ के सेपरेट चैप्टर्स आएंगे तो वहाँ पर भी और बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो त्रिदोष क्या होते हैं? जो प्राकृत अवस्था में रहते हुए प्रकृति का निर्माण करते हैं वो त्रिदोष होते हैं। मतलब त्रिदोष साम्य अवस्था में रह के हमारी शारीरिक प्रकृति का निर्माण करते हैं, जो स्वतंत्र रूप से दूषियों को दूषित करते हैं। देखो, दूष्य क्या होते हैं? जो दूषित होते हैं, जैसे धातु और मल। और जो मल को और धातुओं को दूषित करता है वो दोष होते हैं। जो प्रकृति निर्माण की क्षमता रखते हैं वो त्रिदोष होते हैं, अभी हमने पहले बताया। जिनमें स्वतंत्र रूप से देह को दूषित करने की प्रवृत्ति होती है। अब देखो, हमारे धातु और मल अगर दूष्य हैं और वो दूषित होते हैं तो इससे हमारी बॉडी भी दूषित होगी। देह मतलब होता है बॉडी, काय, पुरुष। तो अगर दूष्य दूषित होंगे तो हमारी बॉडी भी दूषित होगी। और जो दूसरों को दूषित कर सकता है वो हमारी बॉडी को भी दूषित कर सकता है। तो ये वही लिखा है, जिनमें स्वतंत्र रूप से बॉडी को दूषित करने की प्रवृत्ति हो, मतलब क्षमता हो, उन्हें हम त्रिदोष कहते हैं। अब हमारी बॉडी में त्रिदोष का स्थान कहाँ होता है? वात का स्थान होता है नाभि के नीचे, मतलब नाभि के नीचे प्यूबिक एरिया में, और फिर उसके बाद हमारे पैरों में वात का स्थान होता है। पित्त का स्थान होता है हमारे हृदय और नाभि के बीच में, मतलब जहाँ हमारा एब्डोमेन है वहाँ पर। और कफ का स्थान होता है हृदय के ऊपर। बेसिकली कफ का स्थान होता है जत्रुका अस्थि के ऊपर, मतलब क्लेविकल बोन के ऊपर वाले हिस्से में कफ का स्थान माना गया है। लेकिन हम हृदय से भी ले सकते हैं, क्योंकि हृदय का सुपीरियर पार्ट के ऊपर जितना भी स्थान है वो सब कफ का माना गया है। अब त्रिदोष के जो जनरल काम है, सामान्य कर्म है, वो हम देखते हैं। वात का काम क्या है? बस बेसिकली दो तीन कर्म ही देखेंगे, बाकी जब इसका डिस्क्रिप्शन आएंगे, इनके सेपरेट चैप्टर्स आएंगे तो इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो वात का कर्म क्या है? गति, मोशन, परिवर्तन, मतलब चेंजेस, हमारी बॉडी को मोशन कराना। अब वात का स्थान अगर नाभि के नीचे पैरों तक है तो मोशन भी हमारा वात ही कराएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना। परिवर्तन, चेंजेस, हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो वात के कारण होते हैं। विभांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विक्षेप कर्म वात का होता है, मतलब डिफ्यूजिंग पावर। पित्त का कर्म देखते हैं। पित्त में सबसे पहले आता है आदान कर्म, मतलब कैटाबॉलिक फंक्शंस। हमारी बॉडी में दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। जो कैटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं वो होता है पित्त के कर्म में, और जो एनाबॉलिक फंक्शंस होते हैं वो आते हैं अपने कफ के कर्म में। और पित्त का स्थान जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा वो क्या है? हृदय और नाभि के मध्य में, मतलब हमारे एब्डोमेन वाले एरिया में। तो ये पाचन भी पित्त के कर्म में भी आएगा। पित्त का दूसरा कर्म है पाचन। और एक और देखते हैं विच्छेदन, मतलब डिसइंटीग्रेशन। अब देखते हैं हम कफ के कर्म। कफ के कर्म में सबसे पहले आता है विसर्ग कर्म, मतलब एनाबॉलिक फंक्शंस। पित्त में आ रहा था कैटाबॉलिक, कफ में आ रहा है एनाबॉलिक। और कफ का काम होता है एक पोषण और संश्लेषण, मतलब सिंथेसिस। ठीक है, अभी भी अगर कोई डाउट हो रहा है या कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो कमेंट में जाके लिख दो। हम इसकी जब अगली वीडियो बनाएंगे तो आपकी कमेंट वाला डाउट भी क्लियर कर देंगे। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक था ऋतु, दोष, गुण, रस में परस्पर संबंध। ऋतुएं सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ऋतुएं हमारी होती हैं 6 और रस भी हमारे होते हैं 6। तो 6 ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं? शिशिर मतलब
जो जनवरी फरवरी वाला एरिया होता है। बसंत जो फरवरी मार्च वाला एरिया होता है कैलेंडर के हिसाब से। ग्रीष्म, ग्रीष्म आ जाता है हमारी गर्मियाँ। गर्मियाँ कब आती हैं? मार्च अप्रैल मई में। फिर जून जुलाई में वर्षा, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त तक वर्षा रहेगी, फिर सितंबर अक्टूबर तक शरद ऋतु आ जाएगी, फिर नवंबर दिसंबर में हेमंत। ये हमारी 6 ऋतुएं होती हैं और 6 हमारे रस होते हैं। रस के बारे में भी छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन देख चुके हैं अपने पदार्थ वाली वीडियो में। अगर नहीं देखी तो एक बार आप उसको जाके देख लीजिए, बाकी हम यहाँ बता देते हैं। रस हमारे 6 होते हैं। कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इसको इसी फॉर्मेट में याद रखना है, ठीक है। तो जो हमारी शिशिर ऋतु होती है, शिशिर ऋतु में तिक्त रस की उत्पत्ति होती है, मतलब तिक्त रस हमारी बॉडी में बनता है या औषधियों में बनता है। बसंत ऋतु में कषाय रस बनता है ज़्यादा, ग्रीष्म में कटु रस, वर्षा में अम्ल रस, शरद में लवण और हेमंत ऋतु में मधुर रस होता है। ऐसे ही हम दोष को देखते हैं कि दोष के प्रकोप रस और सामक रस क्या होते हैं। बात दोष के, जिसे भी हमने बताया आपको, जो फॉर्मेट हमने बताया बस उसी में याद रखना। तो एक इसकी एक ट्रिक भी बताएंगे हम अभी। तो बात दोष का प्रकोपित रस कौन कौन से होते हैं? कटु, तिक्त, कषाय। और पित्त दोष प्रकोपित रस होते हैं मधुर, तिक्त और कषाय। और कफ के प्रकोपित दोष होते हैं मधुर, अम्ल, लवण। ऐसे ही इनके सामक रस होते हैं। बात के सामक रस हैं मधुर, अम्ल, लवण। पित्त के कटु, अम्ल, लवण। और कफ के कटु, तिक्त, कषाय। अब देखो इसकी ट्रिक देखते हैं अपन इसको याद करने की। तो सबसे पहले अपन ने जो फॉर्मेट याद किया था मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, उसको याद कर लो। फिर यहाँ पे हेडिंग डालो कफ। कफ में हेडिंग डाल के सीधा सीधा लिख दो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। सीधे लाइन से लिख दो। प्रकोप और सामक हेडिंग डाल के कफ में सीधा लिख दो। अब जब जो चीज़ हमारे कफ को बढ़ा रही है, प्रकोपित कर रही है, वो हमारे बात को कम करेगी, और जो कफ को घटा रही है वो बात को बढ़ाएगी। ये हो गया। अब जो बचा हुआ है, पित्त में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो क्या करना है हमें? कफ का पहला वाला और बात के लास्ट के 2 पित्त में लिख दिए। अब ऐसे ही यहाँ पे अब मधुर, तिक्त और कषाय तो हमने लिख दिए। अब बचा क्या? कटु, अम्ल, लवण। वही चीज़ हमने पित्त में लिख दी, सामक में। ऐसी वाली ट्रिक से याद करना, याद रहता है, हमेशा याद रहता है, कभी एग्जाम में गलती नहीं होती। अब हम देखते हैं अपने गुण और रस में परस्पर संबंध। जो रूक्ष गुण होता है वो किस किस रस में होता है? कषाय में होता है, कटु में होता है और तिक्त में होता है। स्निग्ध गुण होता है मधुर में होता है, अम्ल में होता है, लवण में होता है। जो उष्ण गुण होता है, मतलब जो गर्म होता है, वो काय में होता है? लवण में, अम्ल में और कटु में। शीत गुण किस चीज़ में होता है? मधुर, कषाय और तिक्त। गुरु गुण होता है मधुर में, कषाय में, लवण में। और लघु गुण होता है तिक्त में, कटु में और अम्ल में। इसी टाइप से अब अपनी बायोलॉजिकल रिदम देखते हैं। शरीर में त्रिदोष की अवस्था कब, क्या, कैसी और कहाँ रहती है? तो एज के अकॉर्डिंग देखें अगर, तो कफ कब सबसे ज़्यादा रहता है शरीर में? बाल्यावस्था, मतलब जब बच्चे रहते हैं तब कफ की अवस्था ज़्यादा रहती है। पित्त बढ़ता है हमारा मध्यावस्था में, मतलब मिडिल एज में। और बात बढ़ता है हमारी ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में। और बात पित्त कफ को अगर अपन डे नाइट में देखें तो दिन की शुरुआत में, अहो काल के आदि में, दिन की शुरुआत में सुबह सुबह से कफ प्रधान रहता है। फिर जब दिन दोपहर होने लगती है तो पित्त प्रधान हो जाता है, और जब शाम होने लगती है तो बात प्रधान हो जाती है। अब जब शाम के बाद धीरे धीरे रात लगना चालू होती है तो रात की शुरुआत में कफ प्रधान हो जाता है, और मिडिल नाइट में पित्त। और मॉर्निंग जब होने लगती है, सुबह सूरज निकलने के 2-2-2.5 घंटे पहले से बात प्रधान हो जाती है। अब मील के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कफ प्रधान होता है, जब हैवीनेस आ जाती है। फिर उसका डाइजेशन होता है, तब पित्त प्रधान होता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसका डाइजेशन हो जाता है तो एनर्जी हमारे बॉडी में पूरे में फैल जाती है, जो हमने खाना खाया है उसकी एनर्जी, तब बात प्रधान हो जाता है। सीज़न के अकॉर्डिंग देखते हैं,
तो ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के मौसम में बात का संचय होगा। वर्षा के मौसम में गर्मी के बाद वर्षा आता है, ग्रीष्म वर्षा शरद, बात का प्रकोप होगा और उसकी अगली ऋतु में प्रशमन होगा। ऐसे ही पित्त का संचय कब होगा, मतलब पित्त हमारी बॉडी में इकट्ठा कब होगा, वो वर्षा ऋतु में इकट्ठा होगा। और वर्षा ऋतु में इकट्ठा होगा तो उसकी नेक्स्ट ऋतु जो आएगी उसमें हमें वो प्रकोप दिखाएगा। तो वर्षा के बाद आता है शरद, तो शरद में प्रकोप दिखाएगा और हेमंत ऋतु में प्रशमन हो जाएगा। पर जो कफ है, कफ हेमंत के बाद क्या आता है, शिशिर। तो शिशिर में अगर इसका संचय हो रहा है तो इसका प्रकोप इसकी नेक्स्ट ऋतु में होगा कब, बसंत में। और बसंत के बाद आती है फिर से ग्रीष्म, तो ग्रीष्म में इसका प्रशमन हो जाएगा। इसको याद करने की एक ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले 6 ऋतुएं याद कर लो बस लाइन से, कौन कौन सी, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये 6 ऋतु याद कर ली। अब हमें क्या करना है, कब से शुरू करना है, कब से लिखना चालू करो। कब में लिख दो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, फिर पित्त में आ जाओ, वर्षा, शरद, हेमंत। अब आते हैं बात पे, तो बात में फिर ग्रीष्म, वर्षा, शरद। अब बात को हम क्या कंसिडर करते हैं, वायु से। तो वायु सबसे ज़्यादा किस मौसम में चलती है, ग्रीष्म में। गर्मी के मौसम में बहुत तेज़ आंधी तूफान चलता है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं। तो बस ऐसे याद रख लो कि अगर ग्रीष्म में संचय होगा तो वर्षा और शरद तो नेक्स्ट ऋतु डाल के लिख सकते हैं। ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। प्रकृति निर्माण में त्रिदोष की भूमिका, मतलब जो ह्यूमन प्रकृति होती है उसमें त्रिदोष की भूमिका क्या है, उसका रोल क्या है। तो प्रकृति निर्माण जब होता है, प्रकृति निर्माण गर्भ में ही होता है तथा जीवन पर्यंत अपरिवर्तित रहती है। जो भी हमारी प्रकृति है, किसी की कफ पित्त होगी, किसी की वात पित्त होगी, किसी की कफ वात होगी, या किसी की त्रयोदश प्रकृति होगी, या किसी की एक दोषज प्रकृति होगी। तो जो 7 प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं उसमें से जो भी हमारी प्रकृति है वो जीवन पर्यंत एक जैसी रहती है, मतलब होल लाइफ एक जैसी रहती, चेंज नहीं होती है। और ये बनती कब है हमारी प्रकृति, माता के गर्भ में। माता के गर्भ में भी कब बनती है उसको देखते हैं अपन। शुक्र मतलब मेल स्पर्म, शोणित मतलब फीमेल गेमीट के संयोग से, मतलब इनकी इंटरमिंगलिंग के दौरान के समय जिस दोष की प्रबलता होती है उसी दोष के अनुसार उसकी प्रकृति निर्धारित होती है। मतलब इस टाइम पे जो भी दोष प्रबल होगा, जो भी दोष प्रधान होगा, उसी को देखकर उसी के अनुसार हमारी प्रकृति बन जाएगी माता के गर्भ में, और फिर वो प्रकृति सेम रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। अब दोषों की समानता से, अगर दोष समान है तो सम प्रकृति बनेगी, मतलब वात पित्त कफ, तीनों दोष समान थे तो एक प्रकृति बन गई वात पित्त कफ। 2 दोषों की प्रबलता होगी तो द्विदोषज प्रकृति बनेगी। कैसी, वात पित्त या फिर पित्त कफ या फिर कफ वात। और एक दोष की प्रबलता होगी अगर, तो एक दोषज प्रकृति बनेगी, जैसे वात, पित्त और कफ अलग अलग हैं ये तीनों एक ही साथ हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा भी अगर इसको लेकर कोई डाउट हो रहा है तो एक बार कमेंट में लिख दो, हम इसको क्लियर कर देंगे। आरोग्य को बनाए रखने में दोषों की भूमिका क्या है, मतलब हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए दोष कैसे काम करते हैं। तो शरीर के स्वास्थ्य अवस्था त्रिदोष की विकृत एवं अविकृत पर निर्भर करती है। जैसे हमने अष्टांग में पढ़ा था कि जब दोष विकृत हो जाते हैं तो हमारे शरीर को रोगी कर देते हैं, और अविकृत रहते हैं मतलब साम्य अवस्था में रहते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो हमारे बॉडी को हेल्दी बनाए रखते हैं। तो वही यहाँ पे भी लिखा है कि जो शरीर की स्वस्थ अवस्था है वो हमारे विकृत और अविकृत दोषों पर निर्भर करती है। अगर विकृत हो रहे हैं तो हम रोगी बन जाएंगे, और अगर अविकृत हैं मतलब साम्य अवस्था में हैं, दोष हमारे त्रिदोष तीनों दोष अगर हमारे साम्य अवस्था में हैं तो क्या रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दोषों की रोग उत्पत्ति की क्षमता को दोषों का विकार करित्व कहते हैं। मतलब जो दोष हमारे वो उनके अंदर रोग उत्पत्ति की क्षमता होती है, तभी तो हम रोगी होते हैं, और इसी कारण से जब वो विकृत होते हैं तो हम रोगी बन जाते हैं। तो
उनकी जो दोष उत्पत्ति की क्षमता है उसको विकार करित्व का नाम दिया गया। दोष रोग उत्पत्ति के प्रत्यक्ष कारक माने गए। मतलब जो ह्यूमन बॉडी में रोग होता है, जो बीमारियां होती हैं, जो रोगों की उत्पत्ति होती है, आचार्यों के अनुसार कहा गया है कि दोष ही उसका प्रत्यक्ष कारक है, मतलब रीज़न है। इन्हें साम्य अवस्था में रखा जाए तो शरीर स्वस्थ रहता है। देखो ये वही बात हो गई ना जो अभी हमने अविकृत समझाया था, कि अगर जो दोष हैं उनको साम्य अवस्था में रखा जाए, इक्विलिब्रियम में रखा जाए, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और दोषों को साम्य अवस्था में रखने के लिए हमें पहले से ही बताया गया है कि कौन सी ऋतु में कौन सा वाला दोष संचय होता है, किस टाइम में, डे नाइट में क्या होता है, कौन सा दोष प्रधान होता है, किस एज ग्रुप में कौन सा दोष प्रधान होता है, और कौन से रस का सेवन करने से कौन सा दोष बढ़ेगा, ये सब हमें बताया गया है। तो इस हिसाब से हमारी जो दोष की जो हमारी प्रकृति है, अभी प्रकृति परीक्षण सबने किया था, अगर आप आयुर्वेद में तो सबने प्रकृति परीक्षण किया होगा, तो उसमें जो भी आपकी प्रकृति आई होगी उसके अकॉर्डिंग अपना आहार विहार दिनचर्या ऋतुचर्या करिए, तो दोष साम्य अवस्था में रहेंगे, विकृत नहीं होंगे, और दोष विकृत नहीं होंगे तो आप भी हेल्दी बने रहेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृत एवं वैकृत दोष। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, तो इसको अपन देखते हैं प्राकृत और वैकृत क्या होता है। देखो दोष दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृत दोष होते हैं और वैकृत दोष होते हैं। प्राकृत दोष में कौन कौन से होते हैं? ये दोष शुक्र सुकृत के संयोग के समय उत्पन्न होते हैं। मतलब जो हमारी प्रकृति होती है शरीर की, शारीरिक प्रकृति, ये वो वाले दोष हैं। ये शिशु की प्रकृति निर्माण करते हैं। हमारी जो शारीरिक प्रकृति के दोष होते हैं, जो हमारे जन्म के समय माता के गर्भ में हमें बताए जाते हैं, जो बन जाते हैं और जो हमारी लाइफ टाइम हमारे साथ रहते हैं, वही हमारा बॉडी ग्रो करने में मदद करते हैं। ये दोष सदैव अपरिवर्तित रहते हैं। देखो हमने ऊपर भी एक बार डिस्कस किया था कि ये वाले दोष कभी चेंज नहीं होते हैं, जिंदगी भर जीवन भर हमारे सेम ही रहते हैं। ये वैकृत दोषों के लिए बीज की तरह कार्य करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसको एक बार थोड़ा ध्यान से समझो। जो दोष हमारे चेंज नहीं हो रहे जीवन भर, जो हमारे माता के गर्भ से ही हमें मिले हैं, जो शिशु का निर्माण कर रहे हैं, मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी को जब हम बच्चे थे तब से लेके अभी तक और आगे जितनी एज हम देखेंगे वो हमें ग्रो करने में हेल्प करेंगे, वो वाले दोष वैकृत दोषों के लिए एज अ सीड काम करते हैं। कैसा? कि अगर ये वाले दोष हैं तो ये होंगे, अगर ये सही चल रहे हैं तो ये सही चलेंगे, लेकिन अगर इनमें कुछ भी कुपित हुआ तो ये तो चेंज नहीं हो सकते। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आई तो ये प्राकृत दोष तो चेंज नहीं हो सकता कभी भी, पर जो चेंजेस होते हैं वो एक सीड बन जाएंगे और वो सीड ग्रो होकर क्या बनाएगा? विकृत दोष। समझे? ये तो हमने पढ़ा है कि ये कभी चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित है, तो ये चेंज ना होके एक सीड की तरह काम करता है और फिर वैकृत दोषों का जन्म देता है। तो अब हम जानते हैं वैकृत दोष की तरफ कि वैकृत दोष क्या होता है। तो जो हमारे वैकृत दोष हैं, ये शरीर में आहार पाक क्रिया के फल स्वरूप बनते हैं। ये दोष दो भाग में होते हैं, प्रसाद और किट। मतलब अभी हमने डिस्कस किया कि दोषों के विकृत होने का कारण क्या है? आहार विहार ऋतुचर्या दिनचर्या और भी कारण है, पर ये चार बहुत मेन कारण है। आहार विहार ऋतुचर्या दिनचर्या, इनसे दोष बहुत जल्दी विकृत होते हैं। तो वही हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो वैकृत दोष हैं, वैकृत दोष हमारे जो आहार है, जो मतलब जो हम भोजन करते हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, उसकी पाचन क्रिया मतलब पाक क्रिया के समय जो दो चीज़ें बनती हैं, एक बनता है प्रसाद भाग और एक बनता है किट्ट भाग। उन्हीं में से ये फलस्वरूप मिलते हैं, मतलब प्रसाद भाग में से और किट्ट भाग में से भी। प्रसाद भाग वो होता है जो बॉडी के लिए एसेंशियल है, और किट्ट भाग वो होता है जो बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है, तो वो बाद में मल स्वरूप मतलब एज अ स्टूल या यूरिन या स्वेट के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और प्रसाद भाग हमारी सातों धातुओं को तृप्त करता है, पोषित करता है और उन धातुओं को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो यही सबसे पहले अभी ये देखते हैं, इसके डीप में हम बाद में कभी जाएंगे। तो ये शरीर के आहार से मतलब जो हमारा भोजन है उसको पाचन क्रिया के टाइम पे जो दो चीज़ें मिलती हैं, दो भाग मिलते हैं, प्रसाद और किट्ट, उनमें से ये निकलते हैं वैकृत दोष।
इनमें दूषित होने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से होती है। देखो ये जो विकृत दोष हैं, इनके नाम से ही हमें पता चलता है कि इनमें विकृति होगी। तो विकृत दोषों में दूषित होने की प्रवृत्ति स्वभाव से ही होती है, तभी तो ये विकृत दोष हैं। ये दोष परिवर्तनशील होते हैं। अब देखो जो दूषित हो रहे हैं, जो चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, जो हमारी बॉडी को बीमार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे तो हमें ये पता चलता है कि ये दोष परिवर्तनशील हैं, मतलब ये चेंज हो रहे हैं। परिवर्तन का मतलब होता है चेंज। तो प्राकृत दोषों की तरह वैकृत दोष अपरिवर्तित नहीं है, वो चेंज होते हैं और चेंज होके विकृति लाते हैं। विकृति लाने के कारण हमारा शरीर आरोग्य नहीं रह पाता है। ये होते हैं हमारे प्राकृत और वैकृत दोष। अगर इसमें फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न आ रही है तो एक बार हमें कमेंट में बता दो, इसको हम बहुत गहराई से समझा सकते हैं, बहुत ज़्यादा एलेबरेट कर देंगे, जैसे आपको समझना हो वैसे बता देंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई आयुर्वेद से रिलेटेड या BAMS फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो वो भी आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम है या जो इम्प्रूव करना है या जैसे भी आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप कमेंट करके एक बार हमें बता सकते हैं। थैंक यू।